हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू T4 ट्यूटोरियल्स। कंप्यूटर साइंस पब्लिक सर्विस कमीशन के टेस्ट की तैयारी की सीरीज़ में ऑपरेटिंग सिस्टम के लेक्चर 2 में आप सबको खुशामदीद। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पहला MCQs, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज आर ऑलवेज बी प्रोटेक्टेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सी वो रिसोर्सेज हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम लाजमन हमेशा प्रायोरिटी बेस पे जिनको प्रोटेक्ट करती है। तो करेक्ट आंसर है मेमोरी। CPU और बाकी जो ऑप्शंस हैं वो इसलिए नहीं है क्योंकि मेमोरी ही वो चीज़ है कि अगर मेमोरी पे प्रोटेक्शन ज़्यादा होगी तो कोई भी प्रोग्राम जब मेमोरी पर लोड ही नहीं होगा तो वो ना ही CPU की तरफ जा पाएगा ना ही कहीं और जा पाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा जोर देते हैं मेमोरी की प्रोटेक्शन के ऊपर। तो नेक्स्ट है जी कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीप्लेक्सिंग रिसोर्सेज मैनेजमेंट कैन बी डन। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर रिसोर्सेज जो मैनेज करते हैं हम वो कहाँ पर मैनेज करते हैं, कौन सी मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक में। तो करेक्ट आंसर है डी, जिसमें हमारे पास स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग भी आ जाती है और हमारे पास टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग भी आ जाती है। अगर आप में से किसी को नहीं पता कि ये क्या होती है टाइम मल्टीप्लेक्सिंग, तो ये जिस तरीके से हम कहते हैं कि CPU और प्रिंटर और इस तरीके से मुख्तलिफ डिवाइसेस जो हैं, मुख्तलिफ जो कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर को, उनके दरमियान जो टाइम शेयर होता है, टाइम शेयरिंग हम करते हैं कि कौन सा कितना टाइम किस रिसोर्स को हमने देने, तो ये कहलाते हैं, ये टाइम मल्टीप्लेक्सिंग की मदद से होते हैं। इसी तरीके से स्पेस मल्टीप्लेक्सिंग भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होती है, जिसमें हम देखते हैं कि मेमोरी को किस तरीके से मैनेज करना है, डिस्क को किस तरीके से मैनेज करना है। तो ये दो मल्टीप्लेक्सिंग है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, एक टाइम मल्टीप्लेक्सिंग और दूसरी है स्पेस मल्टीप्लेक्सिंग। तो यहाँ पर जो आंसर होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर रिसोर्सेज मैनेज करने के लिए हम स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग को इस्तेमाल करते हैं। In the following software types, which one is used to simplify the using system software? Correct answer है टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग की मदद से हम ऑपरेटिंग सिस्टम को इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं कि वो डिफरेंट प्रोसेसेस को ठीक तरीके से आपस में उनके दरमियान टाइम डिवाइड करके उनको एग्जीक्यूट कर पाए। Where the operating system keeps the information of files in a table? करेक्ट आंसर है फाइल एलोकेशन टेबल। फाइल एलोकेशन टेबल वो टेबल है जहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम अपने अंदर तमाम फाइल्स का रिकॉर्ड रखता है कि कौन सी फाइल जो है वो स्टोरेज के किस एड्रेस पर मौजूद है। Which of the following scheduling algorithm allocates the CPU first and the process that requires the CPU first? इनमें से कौन सा वो स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम है कि जो सबसे पहले आता है उसी को वो मिलता है। तो इसका आंसर है जी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्केड्यूलिंग, जिसमें जो रिसोर्स पहले आएगी, सॉरी जो प्रोसेस पहले आएगा रिसोर्स पहले उसी को एलोकेट होगी। वेयर द जॉब कंट्रोल लैंग्वेज JCL स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू। करेक्ट आंसर है टू स्पेसिफाई द ऑपरेटिंग सिस्टम, द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ ए जॉब इन ए बैच। हाउ कैन यू डिफाइन टाइम क्वांटम इन द फॉलोइंग। टाइम क्वांटम इनमें किन के अंदर हम टाइम क्वांटम का कॉन्सेप्ट किसके अंदर है, तो जो करेक्ट आंसर है वो है राउंड रॉबिन स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम। राउंड रॉबिन स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम है जिसके अंदर हम टाइम क्वांटम सेट कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास प्रोसेस 1 है, प्रोसेस 2 है। प्रोसेस 1 का जो बर्स्ट टाइम हम कहते हैं कि 5 मिली सेकेंड है और प्रोसेस 2 के 6 मिली सेकेंड। अब हम मिसाल के तौर पर डिफाइन कर लेते हैं कि हमारा जो टाइम क्वांटम होगा, टाइम क्वांटम हमारे पास होगा कितना 2 मिली सेकेंड। अब अगर टाइम क्वांटम में 2 रखता हूँ तो इसका मतलब है कि जब भी प्रोसेस 1 की बारी आया करेगी, प्रोसेस 1 2 मिली सेकेंड के लिए एग्जीक्यूट होगा और फिर वेटिंग में चला जाएगा। जिस तरीके से अगर प्रोसेस 1 का टोटल टाइम बस टाइम 5 है और टाइम क्वांटम 2 पे एग्जीक्यूट होता है तो 5 - 2 2 मिली सेकेंड के लिए एग्जीक्यूट होगा, फिर इसकी टाइम क्वांटम रह जाएंगे 3 और अगली बारी मिल जाएगी फिर 2 को। इस तरीके से ये सारा चलता जाएगा। आई थिंक आप सबको ये याद होगा कि राउंड रॉबिन स्केड्यूलिंग किस तरीके से काम करती थी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द डॉक्यूमेंटेशन। करेक्ट आंसर है डॉक्यूमेंटेशन इंक्रीज द मेंटेनेंस टाइम एंड कास्ट।
यानी कि क्या ये ट्रू है कि डॉक्यूमेंटेशन जो है वो मेंटेनेंस टाइम बढ़ाती है और कॉस्ट बढ़ाती है? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन जो होती है, डॉक्यूमेंटेशन का तो असल काम यही होता है कि ताकि बाद में अगर हमें अपना कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह मेंटेन करना पड़े तो हम डॉक्यूमेंटेशन से देख के बड़ी आसानी से कर सकें। तो हम पूछ ये रहे थे कि कौन सी वो स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट नहीं है। तो ये स्टेटमेंट है, ये करेक्ट नहीं है। What does the priority scheduling algorithm do? Priority scheduling algorithm काम ये है कि CPU allocated to the process with the highest priority। अगर कोई ज़्यादा priority वाला प्रोसेस आया है तो सबसे पहले जिस प्रोसेस की priority ज़्यादा होगी हम CPU उसको दे देंगे, बशर्ते कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम priority scheduling algorithm पर काम कर रहा हो। Which one of the following is belong to scheduling? Correct answer है allowing job टू यूज़ द प्रोसेसर। हम स्केजुलिंग क्यों कर रहे होते हैं, ये हमसे पूछ ये रहे हैं कि स्केजुलिंग हम क्यों करते हैं। स्केजुलिंग हम इसलिए करते हैं ना कि हमारे पास जो सीपीयू होते हैं, सीपीयू बेचारे पे बहुत ज़्यादा बर्डन होते हैं, बहुत से प्रोसेसेस होते हैं जो कि सीपीयू पर एग्जीक्यूट होना चाह रहे होते हैं, तो हम स्केजुलिंग करते हैं। स्केजुलिंग करने का मकसद ये होता है कि ताकि जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो एक स्केजुलिंग के तहत सीपीयू के पास आएँ और सीपीयू ताकि उन्हें बड़ी आसानी से हैंडल कर पाए। क्योंकि अगर सीपीयू पे हम बहुत सारे प्रोग्राम डाल देंगे और उनको हम स्केड्यूल भी नहीं करेंगे तो सीपीयू हैंग होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। व्हेन ए सिस्टम इज इन ए सेफ स्टेट, करेक्ट आंसर है सेफ सीक्वेंस। हमसे ये पूछा जा रहा है कि एक सिस्टम सेफ स्टेट में कब होता है। ये डेडलॉक का चैप्टर जब आपने पढ़ा था तो आपको याद होगा कि डेडलॉक के अंदर हमने सेफ स्टेट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो सेफ स्टेट क्या होती थी कि अगर हम प्रोसेसेस को रिसोर्सेज एलोकेट करते हैं और कुछ इस सीक्वेंस से एलोकेट करते हैं कि डेडलॉक अकर होने के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं और हमें पहले ही पता चल जाता है कि डेडलॉक अगर नहीं होगा, तो इसे हम कहते थे सेफ स्टेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सेफ सीक्वेंस, कि अगर हमने प्रोसेसेस को जो रिसोर्सेज एलोकेट किए, अगर हमने सेफ ऑर्डर में एलोकेट किए हैं तो हमारा जो सिस्टम है वो सेफ स्टेट में होगा। हाउ मैनी प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व्ड इन द शेयरिंग ऑफ कॉमन डेटा? डेकर्स एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट्स म्यूचुअल एक्सक्लूजन। डेकर्स एल्गोरिथम के अंदर जब म्यूचुअल एक्सक्लूजन हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो कितने प्रोसेस होते हैं जो कि कॉमन डाटा को शेयर कर रहे होते हैं? तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन की बात हो रही है तो इसका जो आंसर है वो है 2 है कि 2। और ये जो डेकर्स एल्गोरिथम है ये याद रखिएगा कि ये प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का एल्गोरिथम है। यहाँ तक एमसीक्यूज़ की सीरीज़ की आज की जो वीडियो थी ये इतनी थी। इसके बाद जो बाकी एमसीक्यूज़ हैं वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको समझाए जाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।